अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और इनका आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। आपने हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर बताना। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन हैं, डिस्क्रिप्टिव है। इसका आंसर अगर देखें तो हमारे पास ये आता है, आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन मॉडल। अगर मैं आपको शो करवाऊँ टॉपिक नंबर, तो ये आपके पास टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल, जो हाइड्रोजन से रिलेटेड है। ठीक है, कि ये हमारे पास आ रहा है। या तो आप ये कंप्लीट टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको दूं तो आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी गिवन है एक्सरसाइज के अलग से नोट्स में। वो टॉपिक कंप्लीट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सॉरी हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को बताने से पहले, इस पैसेज को पढ़ने से पहले, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर होता है कैसे। ये देखिए, दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके बाहर ये शेल्स होते हैं जिनको ऑर्बिट्स का नाम दिया जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन में किसी किस्म का न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है जो सेंटर पे होता है, और एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा होता है। अगर मजीद मैं आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर्स गिवन है एटम के ही। ये देखें, दरमियान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये आपके पास कार्बन का स्ट्रक्चर है, और इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो अब इस पैसेज को पढ़ते हैं। कहते हैं हाइड्रोजन एटम वो सिंपलेस्ट एटम है जिसमें सिर्फ सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर प्रोटॉन एक है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन भी एक ही रिवॉल्व कर रहा होगा, सर्कल्स में घूम रहा होगा, ऑर्बिट्स में। द न्यूक्लियस विच कंटेन द प्रोटॉन्स इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस सेंटर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। ये देखें, जस्ट लाइक दिस के ये सेंटर होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होता है। आगे वो कहते हैं वाई द इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज, और इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। मैंने आपसे ये बात की है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उन एनर्जी लेवल्स में घूम रहे होते हैं जिनको आप नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। वेट इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, मतलब ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। सिंस हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन का याद रखिएगा किसी किस्म का न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसका जो न्यूक्लियस का मास है वो सारे का सारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन के ऊपर। आप ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वेल डिफाइंड आप आंसर करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास कंप्लीट टॉपिक है बोहर हाइड्रोजन मॉडल का। ठीक है, एटॉमिक मॉडल। सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयनाइजेशन ऑफ एन एटम बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कि आयनाइजेशन किस तरह से होती है हमारे पास किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। रेडियो एक्टिव होते हैं बच्चे जिनसे रेडिएशंस निकलती रहती है, एनर्जी निकलती रहती है। ठीक है, अब आयनाइजेशन क्या होती है? आयनाइजेशन होती है कि हमें पता है कि न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन सर्किट्स में ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन। तो कहते हैं आपने बताना है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जिनसे एनर्जी निकल रही है, रेडिएशंस निकल रही हैं, उनसे आप किसी एटम की आयनाइजेशन कैसे करवाते हैं, एक्सप्लेन करना है आपने। कहते हैं आयनाइजेशन अकर व्हेन एन एटम लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपसे बात की है कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं उसकी आयनाइजेशन होगी, रिजल्टिंग इन ए चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एन आयन। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए बच्चे तो पीछे चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इमिट हाई एनर्जी पार्टिकल्स, उनसे एनर्जी निकल रही होती है, रेडिएशंस निकल रही होती हैं, एंड दे नॉक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, नॉकआउट, जिसकी वजह से वो रेडिएशंस क्या करती हैं, एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती हैं। फॉर एग्जांपल बीटा पार्टिकल्स इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैव इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नियर बाय एटम्स क्रिएटिंग आयंस। कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप से एनर्जी इतनी निकल रही होती है कि उनके रास्ते में जो भी एटम्स आता है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देती है, मतलब बाहर निकाल देती है। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं आयनाइजेशन। ठीक है, कहते हैं इस प्रोसेस की या इस आयनाइजेशन की जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, हमारे पास इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिसको आप रेडिएशन थेरेपी या स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह में कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर आपको मैं ये दिखाऊं, विजुअलाइज करवाऊं कि किस तरह से आयनाइजेशन होती है, तो ये देखें जस्ट लाइक दिस।
ये देखिए सेंटर में अगर न्यूक्लियस है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। आप सपोज करें कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जिससे ये एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी या रेडिएशन है, ये इसको बीटा पार्टिकल कह सकते हैं। ये एनर्जी आती है, क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है और इसको बाहर निकाल। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना तो हम कहते हैं आयनाइजेशन। कहते हैं आप इस आयनाइजेशन को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं बेसिकली इनकी जो रेडिएशंस निकल रही हैं उनको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी होती है कि हमारे जिस्म में कोई इफेक्टेड पार्ट है, कैंसर है या कुछ भी है, तो वहाँ पे रेडिएशंस फॉल करवाई जाती हैं तो वो डैमेज हो जाता है, मतलब वो पार्ट जो है वो जो कैंसरस सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिनसे कैंसर कॉज हो रहा होता है। या फिर स्मोक डिटेक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल, कहाँ से धुआं वगैरह इमिट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी अभी मैंने आपसे कहा कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप से जो रेडिएशंस निकल रही होती हैं, पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, एनर्जी निकल रही होती है, उसी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसकी आपने कोई सी 3 एप्लीकेशंस बतानी है। तो ये आपके पास टॉपिक भी है लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर मैं आपको इंडिकेट करवाऊँ। अच्छा, ये आपके पास टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर देखा जाए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते क्या हैं कि जिनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हमारे पास, इनमें से ऑल द टाइम रेडिएशंस दे एमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यहाँ से बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। और जिन आइसोटोप से ये निकल रहा होता है उसको नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल आ जाती है ट्रिटियम की, हमारे पास वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आ सकती है। अब इसकी एप्लीकेशंस में क्या आता है, इसकी एप्लीकेशंस में मुझे ये देखिए, ये एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है तो बेटर है ये आप इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करें कि कोई सी 3 एप्लीकेशन है। इसको मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, इसको कार्बन एजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा इसको मेटल्स की स्ट्रेंथ डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको मुझे कवर करवाया, तो ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर किया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ पे एज अ शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो ये भी आ सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस जो रेडिएशन इमिट हो रही होती है, एनर्जी इमिट हो रही होती है आइसोटोप से, उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसको एप्लीकेशंस क्या हैं कि यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस की बने, ठीक है। मेडिकल में इमेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपने इमेज ऑब्टेन करना है, ये सारा उस टॉपिक में है गिवन, ठीक है। और कोई डिजीज़ वगैरह आपने डिटेक्ट करनी है पेशेंट के बॉडी के अंदर तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। या फिर आप इसको कह लें कि यूज़ कर सकते हैं अगर आपने किसी चीज़ की एजिंग वगैरह फाइंड आउट करनी है, तो ये सारा इस टॉपिक में आपने कवर किया हुआ। स्टिल अगर आपको कोई इस टॉपिक में मसला हो तो वो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो ये मरकरी के आइसोटोप्स हैं डिफरेंट और ये इनकी रिलेटिव अबंडेंस है। आपने टोटल इसका मास निकालना है, रिलेटिव मास निकालना है, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये देखिए आपके पास बच्चे ये मरकरी है, ये एक आइसोटोप है, ये भी मरकरी है, ये भी आइसोटोप्स है 198, ये भी मरकरी है 201, मरकरी 204। अच्छा, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं, इन सबके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हैं, ठीक है। कहते हैं ये आपके पास 7 मरकरी के आइसोटोप्स हैं। ये इनकी रिलेटिव अबंडेंस है, मतलब कितने परसेंट ये एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है। मरकरी 196 जो है ना वो 0.014% पाया जाता है। 98 जो है वो 10% पाया जाता है, ये 13% पाया जाता है। आप बताओ इन सारी मरकरी का ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा। तो कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप क्या करें, जो भी आइसोटोप्स का एटॉमिक मास है ना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी अबंडेंस के साथ, लेकिन अबंडेंस परसेंटेज में नहीं लेनी, वो फ्रैक्शन में लेनी है, ठीक है। इसके मास को इसकी अबंडेंस के साथ, इसके एटॉमिक मास को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, तो जो आएगा वो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। अच्छा, मैंने कहा ये परसेंटेज में नहीं लेना है, इसको किस में लेना है, इसको फ्रैक्शन में लेना है। फ्रैक्शन में कैसे लेते हैं, परसेंटेज का मतलब है उसको 100 से डिवाइड करना। इस वाले को 100 से डिवाइड करेंगे, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, 13 को 100 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू होगी वो उसकी फ्रैक्शन होगी। जस्ट लाइक दिस, अगर इसका मैं देखूँ 198 को इसके रिलेटिव अबंडेंस फ्रैक्शन के साथ, मतलब 10.02 को 100 से डिवाइड करूंगी ना तो 0.10 आ जाएगा। इसी तरह से 13 को 100 से डिवाइड करूंगी तो 0.13 आ जाएगा। इन सब को इनके एटॉमिक मैसेज के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड अप करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है। हाउ कैन साइंटिस्ट सिंथेसाइज एलिमेंट्स इन द लेबोरेटरी। कहते हैं लेबोरेटरी में जो साइंसदान है वो कोई एलिमेंट अगर उन्होंने नया बनाना है तो उसको किस तरह से बनाते हैं। कहते हैं साइंटिस्ट synthesize new elements by bombarding the nuclei of existing elements with high speed particles such as protons, neutrons or heavier ions। कहते हैं आपके पास कोई एक एलिमेंट होता है, एग्जिस्टिंग एलिमेंट होता है,
आप उसको क्या करते हो, उस एलिमेंट के ऊपर किसी दूसरे पार्टिकल को या फिर किसी दूसरे आयन को बम्बार्ड करवाते हो, उसके ऊपर टारगेट करवाते हो, उसके ऊपर बम्बार्ड करवाते हो। ये प्रोसेस जो हो रहा होता है ये एक्सेलरेटर्स वगैरह में हो रहा होता है। तो हमारे पास क्या होते हैं, जब वो दो न्यूक्लियाई ये जो आपने उसके ऊपर बम्बार्ड करवाया होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या कोई सा भी दूसरा एलिमेंट, जब इसे एग्जिस्टिंग एलिमेंट के साथ बम्बार्ड करवाते हैं तो आपके पास एक नया एलिमेंट बन जाता है। कहते हैं हमारे पास जो इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से इस तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। यूरेनियम किया जा सकता है, ट्रांस ट्रांस यूरेनियम में लाइक एलिमेंट्स आपके पास है, americium and Einsteinium were created in this way. This process require precise condition and advanced technology. कहते हैं इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर होती है। अगर मैं आपको इसको विजुअलाइज करवाऊँ किस तरह से होता है, जस्ट लाइक दिस, कि ये कोई हमारे पास छोटा पार्टिकल होता है, कोई आयन हो सकता है, कोई बीटा पार्टिकल हो सकता है, कोई छोटा आयन भी हो सकता है, कोई छोटा न्यूट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, कोई पार्टिकल भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है। ये कोई वो एलिमेंट होता है जो हमारे पास स्पेसिफाइड होता है, ठीक है, जो हमने एलिमेंट लिया होता है। आप क्या करते हैं, इस पार्टिकल को या इस छोटे न्यूक्लियाई को इसके ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं। आपने दोनों को बम्बार्ड करवाया तो इसको इसके ऊपर टारगेट करवाया, ये दोनों रिएक्ट करके ना एक बड़ा आपको न्यूक्लियाई दे देते हैं, ठीक है। आप वो एलिमेंट ले लेते हो जो आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाता है जो आपने प्रिपेयर करना होता है। आप छोटे न्यूक्लियाई को उसके ऊपर टारगेट करवाते हो, दोनों न्यूक्लियाई मिलकर आपको बड़ा न्यूक्लियाई दे देता है, जिसके एग्जाम्पल में आपके पास यूरेनियम 235 मोस्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं, या ट्रांस यूरेनियम का एलिमेंट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन एन एटम कमेंट ऑन देयर सिस्टम। कहते हैं हमारे पास जो है ना सोलर सिस्टम की तरह ही एटम में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब सोलर एटम की तरह सोलर सिस्टम की तरह किस तरह से एग्जिस्ट करता है वो देखिए। अच्छा, सोलर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, सेंटर में सूरज होता है, इसके इर्द गिर्द जो है ना ये सूरज, मरकरी, ये डिफरेंट प्लैनेट्स जो होते हैं ना वो ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। एटम का स्ट्रक्चर भी यही नहीं होता, समथिंग लाइक दिस, कि अगर मैं दिखाऊँ आप कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। कहते हैं दोनों का स्ट्रक्चर तकरीबन एक जैसा ही है। कहते हैं इन अर्ली एटॉमिक मॉडल प्रपोज बाय नील बोहर ने एक आइडिया दिया था, उसने एटॉमिक मॉडल दिया था, कंपेयर द एटम टू miniature solar system which electrons with electrons revolving around the nucleus in circular orbit similar to how planets orbit है। कहते हैं नील बोहर ने ये आइडिया दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के इर्द बिल्कुल उसी तरह से घूम रहे होते हैं जैसे ऑर्बिट्स जो है वो सन के इर्द घूम रहे हैं। वाइल दिस नॉलेज हेल्प इट विजुअलाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर। कहते हैं जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से, उसको सोचने में, विजुअलाइज करने में, ठीक है। Modern quantum mechanics has shown that electrons do not follow fixed orbits which are shaped by their energy levels and interactions। कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स हमें सिर्फ ये कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स ऑर्बिट्स में घूम ही नहीं रहे होते जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स डुअल नेचर शो कर देता है। कि आप जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे या केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे तो आप ये कंसेप्ट पढ़ेंगे वेव पार्टिकल डुअलिटी के, जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, वो पार्टिकल की तरह से भी बिहेव करता है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बताती है, ठीक है, कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व तो कर रहे होते हैं लेकिन वो कौन सा बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, वेव पार्टिकल। अ कंसेप्ट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को हम यूज करते हुए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सोलर सिस्टम में तो हम ये कहते हैं सिर्फ सूरज के गिर्द जो है बड़े बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बाकी ये नहीं बताते कि जो प्लैनेट्स हैं उनकी वेव नेचर होती है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर भी होती है, ठीक है। स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके।